तो इसका पहला प्रश्न ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से हिंदी हिंदी भाषा की लिपि है, मतलब हिंदी भाषा का लिपि जो है ये कौन सा है। ठीक है, हिंदी भाषा का लिपि, देखो हिंदी भाषा का लिपि की बात कर रहा है तो देवनागरी। ठीक है, देवनागरी जो होता है ना ये हिंदी भाषा का लिपि होता है। ठीक है, देवनागरी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। और यहाँ पर बात किया जाए कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती है, देखो हिंदी भाषा में टोटल जो है 10 लिपियां होती है। ठीक है, 10 को लिपि होती है। यहाँ पर बात किया जाए कि सबसे प्राचीन लिपि का नाम क्या है, देखो सबसे प्राचीन लिपि जो होता है ये ब्राह्मणी लिपि होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि जो कि सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है, और लिपियों की संख्या जो कि ये 10 होती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या जो होती है ये 18 होती है। कितनी होती है, तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या जो होती है ये टोटल का 18 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। और बात किया जाए कि संविधान की, ठीक है, संविधान यानी कि आर्टिकल की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, आर्टिकल की 8वीं अनुसूची में कुल जो है 22 भाषाएं जो कि ये सम्मिलित है। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल 22 मतलब ये टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषा जो कि ये सम्मिलित है, किसमें है, अनुच्छेद 8 में है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, हिंदी भाषा का ऐसा कौन सा रूप है जिसका मानक हिंदी के रूप में जो कि स्वीकार किया गया है, किसके रूप में किया गया है, तो हिंदी के रूप में जो है उसे स्वीकार किया गया है। देखो हिंदी के रूप में जो है ये खड़ी बोली को जो है स्वीकार किया गया है, किसको किया गया है, तो ये जो है ना खड़ी बोली को जो है स्वीकार किया गया है हिंदी के रूप में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। और आपसे हम लोग एक बात जो है बोलना चाहते हैं, तो बात यह है कि आप जो लोग जो है हिंदी का क्लास, ठीक है, हिंदी का क्लास जो है किस टाइम में चाहते हैं, ठीक है, हिंदी का क्लास जो है आप लोग किस टाइम में चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपको ये भी हम बता दें कि 6 मार्च से आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो 6 मार्च से जब आपका एग्जाम ये होने वाला है तो एग्जाम से पहले यानी कि आपका हिंदी का सेट जो चलने वाला है, यानी कि 2 सेट जो है एक दिन में जो है 2 सेट आपका चलने वाला है। ठीक है, तो आपका मतलब दोनों सेट का टाइम जो है ये क्या रहने वाला है, मतलब किस टाइम में आपको ये सेट दोनों चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ये जो है ना खड़ी बोली को किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या जो है ये कितनी है। देखो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या जो है ना टोटल का 5 है। कितना है, टोटल का 5 है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या जो है टोटल का ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर ले कि हिंदी की उपभाषाएं, ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं जैसे कि राजस्थानी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, बिहारी हो गया और पहाड़ी हो गया, मतलब ये 5 भाषा जो कि होती है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है 5 नंबर की, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया को विकसित और संस्कारित, क्या विकसित और संस्कारित करने का श्रेय जो है किसके पास जाता है। ठीक है, विकसित करने का मतलब जो है संस्कारित किसके पास जो है ये जाता है, तो ये जो है चला जाएगा नहीं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसने दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, किसके साथ जाएगा, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है ये किस धातु से हुआ है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है किस धातु से हुआ है, देखो ये भास से हुआ है। किसके हुआ है, ये भास मतलब जो है धातु से हुआ है। ठीक है, भास धातु से। ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पर चला जाएगा, भास धातु के साथ जो कि भाषा शब्द की उत्पत्ति हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से
कौन भाषा का अंग नहीं है, मतलब भाषा का अंग नहीं है ये बताना है। देखो भाषा का अंग, जैसे कि ये शब्द भी भाषा का ही अंग होता है, ध्वनि भी भाषा की ही अंग होता है, वाक्य भी जो है भाषा का ही अंग है, लेकिन लेख जो है ये भाषा का अंग नहीं होता है, ठीक है, ये जो है भाषा का अंग बिल्कुल नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है कि भाषा की मूलभूत इकाई जो है ये कौन सी होती है, ठीक है, भाषा की मूलभूत इकाई जो है ये क्या होती है, ठीक है। देखो भाषा की मूलभूत इकाई जो होती है उसकी ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनि जो चिन्ह होता है, ध्वनि चिन्ह वो होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि भाषा की मूलभूत इकाई जो होती है ना, मतलब ध्वनि, जो ध्वनि का चिन्ह निकलता है वही होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, मतलब जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है, तो वो प्रश्न क्या बनता है कि भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है, ठीक है, भाषा की आधारभूत इकाई जो है क्या होती है, ठीक है। तो भाषा की आधारभूत इकाई जो होती है ये वर्ण होती है, क्या होती है, वर्ण होती है, ठीक है, वर्ण, इसे आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न यह है 6 नंबर में कि भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, यानी कि भाषा का निर्माण जो है किसके संयोग से होता है, ठीक है, भाषा का निर्माण जो है हम लोग किसके संयोग से करते हैं। देखो भाषा का निर्माण जैसा कि अभी हम लोग जो अगले प्रश्न में करके आ चुके हैं कि ध्वनि चिन्ह से करते हैं, किससे करते हैं, ध्वनि का जो चिन्ह होता है उससे हम लोग जो भाषा का निर्माण करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ भी चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है, ठीक है, किस भाषा से हुआ है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है ये आपको बताना है। देखो ये जो है ना अपभ्रंश भाषा से हुआ है, किससे हुआ है, तो ये जो है ना अपभ्रंश एक भाषा होता है, उसी भाषा से जो है आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो है ये विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप भी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास जो है ये किस लिपि से हुआ है, ठीक है, यह जो है किस लिपि से हुआ है, तो ये देखो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर में, प्रश्न ये दिया गया है कि प्रश्न ये है कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप मतलब हो गया है, ठीक है, लूप हो गया है, ठीक है, लीप, ठीक है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लीप हो गया है, तो ये आपको बताना है। देखो ये लीप जो हो गया है ना, ये लीप हो गया है द्वितीय भाषा का हो गया, किसका हो गया, द्वितीय भाषा का। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय भाषा के साथ में, जो कि ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है, ठीक है, शुद्ध भाषा जो होती है ये क्या कहलाती है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो उसको हम लोग बोलते हैं मानक भाषा, क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग जो है ना मानक भाषा बोलते हैं। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मानक भाषा, क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जो है ना बोलते हैं मानक भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है कि आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है, ठीक है, हिंदी भाषा का किस रूप का प्रयोग हुआ है। आज जैसे कि संचार माध्यमों में जैसे कि हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, तो भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो भाषा का किस रूप का प्रयोग होता है, तो भाषा का जो मानक रूप होता है, ठीक है, भाषा का जो मानक रूप होता है उसी का प्रयोग जो कि यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा, मानक के रूप में जो कि ये किया जा रहा है, मानक के रूप में, ठीक है, मानक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि ड्रॉ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ड्रॉ का उच्चारण स्थान जो है आपको बताना है, ठीक है, ड्रॉ का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होगा, ठीक है, ड्रॉ का उच्चारण स्थान जो होगा ये नासिक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना नासिक्य हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉ का उच्चारण स्थान जो होगा ये नासिक्य, ठीक है, नासिक्य। चलिए अगला प्रश्न है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है, संघ की भाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है, यह जो है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है।
तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा जाने वाला है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद जो है 343 में कहा गया, ठीक है। किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये जो है ना आर्टिकल 343 में जो कि इसे कहा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 343 में जो कि इसे कहा गया है। यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब हिंदी दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है। हिंदी हिंदी दिवस जो यानी कि हिंदी डे जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो हिंदी दिवस जो होता है ना, हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है ना 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस जो होता है ये 14 सितंबर को जो कि हिंदी दिवस के रूप में हम लोग जो है मनाते हैं, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग जो है मनाते हैं। और यहाँ से जैसे कि प्रश्न जो भी बन सकता है उस सभी प्रश्न को हम लोग जो देखते हैं। देखो यहाँ से क्या क्या बन सकता है कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, ठीक है। हिंदी जो है ये हमारा केंद्र सरकार की जो है ये आधिकारिक भाषा होगा, जो कि 1949 ईस्वी में निर्णय लिया गया। और उसी समय से जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने मतलब जो चालू हो गया है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, तो हिंदी जो है पूरे मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो कि इसे चूज किया गया था, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा का जनक जो है ये कौन है, ठीक है। मतलब हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का जनक यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये हिंदी भाषा का जनक हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ में। तो यहाँ पे प्रश्न ये दिया गया है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब जो है स्वीकार किया गया, ठीक है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में जो है इसे कब स्वीकार किया गया है, जैसा कि अभी हम लोग जो ऊपर इस प्रश्न को हल करके आए हुए हैं। देखो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को पूरे भारत में जो कि इसे लागू किया गया, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। 14 सितंबर 1949 के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा जो है ये हिंदी है, यानी कि भारत में टोटल जो कि 28 राज्य है, 28 राज्य में से कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ का भाषा मतलब जहाँ का भाषा क्या है वो हिंदी है, ठीक है। जहाँ का भाषा क्या है वो जो है हिंदी है। देखो हिंदी भाषा जो है टोटल 10 राज्यों में जो कि मतलब बोला जाता है, ठीक है, मतलब चलता है। हिंदी भाषा जो है कि 10 स्टेट ऐसा है जो कि मतलब फुल्ली जो कि वहाँ पर हिंदी ही चलता है, ठीक है, 10 स्टेट, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि 10 मतलब राज्य में जो है हिंदी भाषा जो कि ये फुल्ली चलता है। वो कौन कौन सा मतलब राज्य यानी कि कौन कौन सा स्टेट है, जैसे कि हिंदी भारतीय राज्य शाखा मतलब जैसे संघ राज्य भाषा है, ठीक है। अनुच्छेद 343, ठीक है, अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान यह इन भारतीयों तो इन भारतीय राज्यों की भी राज्य भाषा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये 10 स्टेट है जहाँ पर फुल्ली जो कि हिंदी ही चलता है, ठीक है। 10 स्टेट है जहाँ पर फुल्ली क्या चलता है, तो हिंदी भाषा जो कि वहाँ पे चलता है। तो आपको ये मतलब 10 स्टेट का नाम भी जो कि याद में रखना है। अगला प्रश्न ये है कि अपभ्रंश भाषा का विकास जो है ये कहाँ से हुआ है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का विकास जो है ये कहाँ से हुआ है, देखो ये प्राकृत भाषा से हुआ है, ठीक है। प्राकृत भाषा से जो कि अपभ्रंश भाषा का जो है ये विकास हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राकृत भाषा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पर जो है ना बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये है कि भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या क्या है, ठीक है। भारत में हिंदी मतलब भाषी राज्यों की संख्या क्या है, जैसा कि अभी हम लोग जो है ऊपर में इस प्रश्न को हल करके आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ना कि भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या जो होगा ये 10 गो होगा, टेबल 10 गो होगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 22 नंबर, ठीक है। तो 22 नंबर में प्रश्न क्या है
कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। मतलब ऐसा ऐसा देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो वो कौन सा देश है ये आपको बताना है। देखो वो देश हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस जो है एक देश है जहाँ पर हिंदी भाषा लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है मॉरिशस जो है एक देश है जहाँ पर हम वहाँ पर लोग जो है जैसे हिंदी भाषा को लिखता भी है और बोलता भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा। देखो हिंदी का प्रश्न जो कि बहुत मायने जो कि बिहार डीएलएड में रखता है सरकारी कॉलेज दिलाने के लिए। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत का राजभाषा कहा गया है। भारत को हिंदी का राजभाषा जो है यानी कि भाग मतलब संविधान की आर्टिकल के किस भाग में कहा गया है। देखो आर्टिकल के भाग 17 में जो किसे कहा गया, ठीक है, किस भाग में कहा गया है, तो आर्टिकल 17 में किया गया है। और आर्टिकल यदि आपसे पूछे तो आर्टिकल 343 में जो कि कहा गया है और भाग जो कि 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाग के साथ साथ चूंकि आपको आर्टिकल भी जो कि ये याद रखना है। चलिए यहाँ पर हम बात करें कि भारत का संविधान भाग 17 में अनुच्छेद जैसे कि 343 से 351 तक, ठीक है, 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है कि विहित किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। और जिसकी लिपि जो होता है ये देवनागरी लिपि होता है। हिंदी भाषा का लिपि जो है क्या होगा, ये देवनागरी लिपि होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण क्या है। मतलब हिंदी का वर्ण आपको पास जानना है। ठीक है, तो हिंदी का वर्ण जो होगा अ से लेकर ह तक, ठीक है, अ से लेकर ह तक जो है ये हिंदी का वर्ण होता है। ठीक है, अ से लेकर ह तक क्या होता है, हिंदी का वर्ण होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न बताना है कि हिंदी वर्णमाला में आयुवाह वर्णों की संख्या क्या है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आयुवाह वर्णों की संख्या जो है ये कितनी होती है, तो ये 3 होता है। कितना होता है, तो ये जो है ना 3 गो होता है। हिंदी वर्णमाला में आयुवाह वर्णों की संख्या जो होता है ये टोटल का 3 होता है। और यहाँ पर हम बात किया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल जो कि 12 स्वर होते हैं और 45 गो व्यंजन होते हैं तथा 2 गो आयोगवाह ध्वनि होता है। ये सभी ध्वनियाँ जो कि परस्पर मिलकर 59 जाति का होता है। ठीक है, कितने जाति का, 59 जाति का ये होता है, यानी कि सभी को आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रभाषा कहलाती है, यानी कि राष्ट्रभाषा जो है ये क्या कहलाती है। देखो राष्ट्रभाषा जो है जैसे कि बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक भाषा जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जो है राष्ट्रभाषा बोलते हैं। मतलब जहाँ पर जो भाषा बोला जाता है वहाँ का वही राष्ट्रभाषा होता है। ठीक है, जो वहाँ मतलब जो देश प्रयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 27 नंबर। ठीक है, तो 27 नंबर में प्रश्न है कि वर्तमान में लगभग कितने लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने मतलब लगभग कितने लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग जो है ये कर रहा है। देखो हिंदी भाषा का प्रयोग लगभग जो है ये 60 करोड़ कितना कर रहा है, 60 करोड़ जो कि ये मतलब कर रहा है वर्तमान में लगभग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग मनुष्य जो कर रहा है, यानी कि 60 करोड़ मनुष्य जो कि ये लगभग कर रहा है। ठीक है, 60 करोड़। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या क्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है ये कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो होता है ये 52 गो होता है। कितना होता है, 52 गो होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, 52 होता है, जिसमें से स्वर की संख्या 12 होता है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये बताना है आपको कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है कितनी होती है ये बताना है। देखो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 गो होती है। ठीक है, 11 गो। चलिए अगला प्रश्न ये है कि खड़ी बोली किस हिंदी बोली है। मतलब खड़ी बोली जो है किस हिंदी का बोली है। ठीक है, ये बताना है आपको। देखो खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, तो खड़ी बोली जो है जैसे कि पश्चिमी हिंदी का एक बोली होता है। ठीक है, कहाँ का होता है, ये जो है पश्चिमी हिंदी का जो है ना एक बोली होता है खड़ी बोली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का, तो इसे आपको याद रख लेना है, पश्चिमी हिंदी का जो कि ये खड़ी बोली होता है। चलिए
अगला प्रश्न है कि अक्षों तारों ज्यों और नौ कहे जाते हैं, मतलब ये जो है ना क्या कहा जाता है ना कि कौन सा व्यंजन जो कि इसे हम लोग बोलते हैं। देखो ये सभी जो होता है ना संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अक्षों तारों ज्यों और नौ ये सभी जो है ना किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जो कि ये सभी आता है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजक है ये बताना है आपको। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजक है, ये टोटल का बात किया जाए तो चार को कितना हो जाएगा, चार, ठीक ना। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है कितना है, ये चार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, चार के साथ में जो कि यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, नेपाली भाषा जो होता है, नेपाली भाषा ये किस लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। नेपाली भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है, तो नेपाली भाषा की जो होता है ये देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है, ठीक है। नेपाली भाषा जो होता है ये देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में इसका भी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं, ठीक है, व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं, देखो व्याकरणों ने संज्ञा के टोटल 5 भेद जो कि ये बताए हुए हैं, ठीक है। व्याकरणों ने संज्ञा के टोटल जो है कितने भेद बताए हुए हैं, तो टोटल का 5 भेद जो कि ये बताए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा 5 के साथ, ठीक है, कितने 5 के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है ये आपको चूज करना है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है। देखो जातिवाचक संज्ञा ये घोड़ा क्या है, घोड़ा जो है ना एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, घोड़ा जो है क्या है, तो ये जो है ना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा जो होगा ना, घोड़ा ये जो है ना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, इसे आपको याद रखना है घोड़ा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि हरियाली है, कि हरियाली क्या है, मतलब हरियाली जो है कौन सी संज्ञा है, ठीक है। हरियाली जो है यह कौन सी संज्ञा है ये आपको चूज करना है। देखो हरियाली जो होता है ना, हरियाली ये भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। हरियाली जो होता है, हरियाली ये जो है ना भाववाचक संज्ञा होता है हरियाली, ठीक है। हरियाली जो होता है ये भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो भाववाचक संज्ञा की नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, नहीं कि अभिड़की जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा नहीं होता है, ठीक है। अभिड़की जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो जैसे कि दौड़ हो गया, बचपन हो गया, चौड़ी होगी, ये सभी होता है, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है, अभिड़की। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो प्रश्न क्या है पहले समझ लेते हैं। देखो प्रश्न ये दिया गया है कि वनयुक्त किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। वनयुक्त जो होता है ये किस प्रकार की संज्ञा होता है। देखो यहाँ पर व्याकरण में ये दिया जाता है कि आप जो है प्रश्न को सही से मतलब जो है पहचान पाते हैं या संज्ञा को नहीं पहचान पाते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से पहचान कर आंसर कीजिए कि वनयुक्त जो है किस प्रकार की संज्ञा है। देखो यह जो है एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। यह जो है एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा होता है। वर्ण युक्त जो होता है यह एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व पूरब पूरब दिशा किसका रूप है, ठीक है। पूरब दिशा जो है ये किसका एक रूप है, ठीक है, ये आपको बताना है कि पूरब दिशा जो है ये किसका एक रूप होता है, यह जो है किसका रूप होता है। देखो पूरब दिशा जो होता है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप होता है, ठीक है। पूरब दिशा जो होता है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या होता है, रूप होता है। पूरब दिशा जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही एक रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि घी जो है कौन सी संज्ञा होती है, ठीक है। घी जो है ये घी कौन सी संज्ञा है,
ठीक है, घी जो है ये कौन सी संज्ञा है? देखो घी जो होता है ये द्रववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। घी क्या होती है? तो घी जो है ना एक मतलब संज्ञा है जो कि द्रववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। घी जो है ये द्रववाचक संज्ञा होती है। देखो हम हिंदी में प्रश्न इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको प्रश्न जो कि यहीं पर क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, इसलिए जो हम लोग बार बार प्रश्न को रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कारक है, मतलब कर्ता कारक जो है ये कौन है? देखो कर्ता कारक की यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो कर्ता कारक जो इस वाक्य में होगा तो ये हृदय से ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हृदय ही हो, जो कि यहाँ पर कर्ता कारक भी है, ठीक है, इस वाक्य में ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि समूहवाचक संज्ञा है, कि समूहवाचक संज्ञा जो है ये कौन सा है? ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जो है ये अंगुर, ठीक है, अंगुर जो होता है ये समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अंगुर जो होता है ये समूहवाचक संज्ञा ही होता है, ठीक है, अंगुर। चलिए अगला प्रश्न यह है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम जो है ये क्या होगा? ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक का सही क्रम जो है ये क्या है? ठीक है, सही क्रम देखो सही क्रम यह है कि दैनिक जागरण और धुलाई और तूफान। क्या हो जाएगा? दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ में इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न ये है कि अक्रांत और अकारांत में संज्ञा होती है, मतलब दोनों में कौन सी संज्ञा है? देखो यहाँ पर दोनों में बात किया जाए तो दोनों में जो है यहाँ पर पुल्लिंग संज्ञा है, ठीक है। कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर जो है दोनों में पुल्लिंग संख्या, अक्रांत और अकारांत दोनों में क्या है? पुल्लिंग संख्या है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो कि हम लोग जो है यहीं पर जो है क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। और 44 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस टाइम में आपको क्लास चाहिए हिंदी का, यानी कि 2 क्लास आपको डेली मतलब मिलने वाला है। एक तो सुबह में मिलने वाला है, सुबह का टाइम भी आपको बताना है, और एक मतलब शाम का टाइम भी आपको जो है ना बताना है, यानी कि दोनों टाइम में आपको कब कब क्लास चाहिए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।